Hello learners, today we are starting the practical problem of unit number 1, that is accounting of holding companies, and the link of today's question is given in the description box. You are requested to download it, read it properly for the solution which we are making in this lecture. So in the question it is given that there are two companies, H Company Limited and S Company Limited. H Company Limited has acquired all the shares of S Company Limited on 31st March 2020, and the balance sheet of both the companies are given, and in the question it is requested that we should prepare the consolidated balance sheet, and in the previous lecture we have gone through the 7th step which is to be followed for preparing the consolidated balance sheet, and we'll start with that. The information which is given in the question is that H Limited has acquired all the shares of S Limited. So the company which is acquiring shares of the other company is called as a holding company, and the company whose share is acquired is called as a subsidiary company. So in the first, you have to when you are reading the question, you have to identify which is the holding company and which is the subsidiary company. जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले आपका क्या काम है, आपका सबसे पहले काम है ये पता करना कि होल्डिंग कंपनी कौन सी है और सब्सिडियरी कंपनी कौन सी है. जिस कंपनी ने दूसरे कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए हैं वो होल्डिंग कंपनी होती है, और जिसके शेयर एक्वायर हुए हैं वो सब्सिडियरी कंपनी बन जाती है. तो यहाँ पे जो हम देखेंगे, जो हमारी होल्डिंग कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी है एच लिमिटेड, और सब्सिडियरी कंपनी जो है वो है एस लिमिटेड. क्वेश्चन में और एक चीज दिया हुआ है कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी के, दैट इज एस लिमिटेड ने एस लिमिटेड के जो शेयर्स हैं वो एक्वायर किए हैं ऑन 31st मार्च 2020, और ये इंफॉर्मेशन दी है कि इट है एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के ऑल शेयर्स एक्वायर किए, ऑल शेयर्स एक्वायर किए. और बैलेंस शीट गिवन है. बैलेंस शीट में आप देख रहे हैं लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, एस लिमिटेड और एस लिमिटेड के डिफरेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज है जिसकी अमाउंट हमको गिवन है. सबसे पहला स्टेप है हमारा 7th स्टेप में, स्टेप नंबर 1, इट इज कैलकुलेशन ऑफ मेजॉरिटी रेशियो. हम मेजॉरिटी रेशियो कैलकुलेट करेंगे. मेजॉरिटी रेशियो कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो है, हम ये देखेंगे जो होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड है उसने सब्सिडियरी कंपनी के कितने शेयर्स एक्वायर किए. तो यहाँ पे आपको बता दिए ऑल शेयर्स एक्वायर. और बैलेंस शीट में अगर आप इंफॉर्मेशन देखेंगे तो सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपीज का, और उसके एक शेयर की फेस वैल्यू है दैट इज 10 रुपीज. फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज. तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि सब्सिडियरी कंपनी दैट इज एस लिमिटेड के पास कितने शेयर्स हैं, एस लिमिटेड के पास 20,000 शेयर्स हैं, और पूरे के पूरे 20,000 शेयर्स सब्सिडी होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर कर लिया है. तो हमारा जो फॉर्मूला है मेजॉरिटी रेशियो कैलकुलेट करने का, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं. न्यूमरेटर में हम लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी. होल्डिंग कंपनी कौन सी है, एच लिमिटेड. एच लिमिटेड ने कितने शेयर्स एक्वायर किए, पूरे कितने सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स हैं, 20,000. तो न्यूमरेटर में आ गया 20,000, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हम करते हैं कि जो सब्सिडियरी कंपनी एस लिमिटेड है उसके शेयर्स, टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हैं. उसके टोटल इक्विटी शेयर्स हैं 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 100%. तो मेजॉरिटी रेशियो कितना आया, मेजॉरिटी रेशियो आया 100%. आपको ये प्रैक्टिकल सॉल्व करने से पहले हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, वो अच्छे से आपको ध्यान में आना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे मैं कैसे वैल्यू पुट अप कर रहा हूं. स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी रेशियो. माइनॉरिटी रेशियो का शॉर्ट फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, दैट इज 100% माइनस मेजॉरिटी रेशियो. तो 100% माइनस 100
परसेंट इट इज इक्वल टू हाउ मच 0। मतलब जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर का उसकी कंपनी में राइट था वो दैट इज इक्वल टू 0%। स्टेप नंबर 3 जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, कैलकुलेट करते हैं हम पूरे सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्विजिशन से पहले का और एक होता है एक्विजिशन के बाद का। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा फाइनेंशियल ईयर, नॉर्मली आपको जो भी अकाउंटिंग में आएगा उसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल और एंड होगा 31 मार्च। तो जो आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है जो कंप्लीट हो चुका है वो स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2019 और एंड हो रहा है 31 मार्च 2020। तो हमने सबसे पहले हमारा यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर लिया। फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल और 2019 और यहाँ पे क्लोज हुआ है 31 मार्च 2020। हमने फिर यहां पे लिखा कि डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है। डेट ऑफ एक्विजिशन, तो डेट ऑफ एक्विजिशन यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ इट इज 31 मार्च 2020। फिर हम देखते हैं जो हमारा ओपनिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर है उस वहां से डेट ऑफ एक्विजिशन हमारा बनता है प्री एक्विजिशन पीरियड और उसके बाद का जो है वो बनता है पोस्ट एक्विजिशन। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो 31 मार्च है वो क्लोजिंग डेट है और उसी डेट में शेयर्स एक्वायर हुआ है, तो उसके बाद का कोई भी डेट नहीं है। इसका मतलब हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन का पीरियड नहीं है। तो पूरा का पूरा जो हमारा बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो पूरा का पूरा क्या बन जाता है, प्री एक्विजिशन। इसका मतलब पूरा जो बैलेंस शीट है वो कैपिटल नेचर का हो गया हमारा। उसके बाद स्टेप नंबर 3 हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट को हम बोलते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो जब हम कैपिटल प्रॉफिट कंप्यूट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्सिडरी कंपनी जो हमारी एस लिमिटेड है उसके बैलेंस शीट में दो चीजें हमको लेनी है, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक दूसरा है रिजर्व। तो हम अगर चेक करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व कितना दिया हुआ है, तो रिजर्व का अमाउंट दिया हुआ है 50,000 और पूरा का पूरा रिजर्व हम कंप्यूट कर रहे हैं कैपिटल प्रॉफिट दैट इज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट दैट इज द अमाउंट एज ऑन 31 मार्च। तो 31 मार्च के जो भी अमाउंट रहेगा वो सारा का सारा किस में आएगा, कैपिटल प्रॉफिट में आएगा। दूसरा हम देख रहे हैं हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज क्रेडिट साइड है, तो हमारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी दैट इज एस लिमिटेड का गिवन है 30,000 और ये क्योंकि बैलेंस शीट डेट का और उसी डेट में एक्विजिशन हुआ है तो वो सारे अमाउंट को हमने कहा ले लिया प्री एक्विजिशन में। टोटल किया तो ये आ गया 80,000। स्टेप नंबर 4 दैट इज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। रेवेन्यू जो प्रॉफिट है हम उसको बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। जो हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट तभी निकलेगा जब हमारा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड होगा। इस क्वेश्चन में हमारा कोई भी पोस्ट एक्विजिशन पीरियड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्विजिशन की डेट और बैलेंस शीट की डेट दोनों सेम है। तो हम ये बोलते हैं कि एक्विजिशन की डेट के बाद का जो भी पीरियड रहेगा वो पोस्ट एक्विजिशन होगा। यहाँ पे पोस्ट एक्विजिशन पीरियड नहीं है। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू प्रॉफिट आया वो रेवेन्यू प्रॉफिट कितना आया, रेवेन्यू प्रॉफिट आया नील। तो अभी तक के हमने 4 स्टेप कैलकुलेट कर लिए। स्टेप नंबर 1 मेजॉरिटी रेशियो। मेजॉरिटी रेशियो है हमारा 100%। सेकेंड स्टेप हमने कैलकुलेट किया माइनॉरिटी रेशियो। माइनॉरिटी रेशियो आया नील। नील इसलिए आया क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने एज सब्सिडरी कंपनी के पूरे शेयर्स एक्वायर कर लिए, इसलिए माइनॉरिटी रेशियो बचा ही नहीं। स्टेप नंबर 3 हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट आया हमारा 80,000 रुपीज। हमने कैलकुलेट किया क्योंकि जो शेयर्स एक्वायर हुआ है वो बैलेंस शीट की डेट में है, तो बैलेंस शीट की पूरी वैल्यू हमारी प्री एक्विजिशन या कैपिटल नेचर की हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट आया 80,000 और क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन पीरियड नहीं है
तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी कंप्यूट नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ रेवेन्यू प्रॉफिट हमारा आ गया नील। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 हमारा है, बुक में आप देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपका कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले यहां पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसका मतलब ये हो गया कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, वो कितने में खरीदे हैं उसकी बैलेंस शीट में एसेट साइड इन्वेस्टमेंट ऐसा शो होता है। वहां पे जो अमाउंट होगा वो हमारा बनता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया हुआ है वो दिया है ₹4 लाख। तो होल्डिंग कंपनी एस लिमिटेड ने सब्सिडरी कंपनी के 20,000 शेयर्स खरीदे हैं, कितने? 4 लाख रुपीस में। फिर यहां से हम डिडक्ट करते हैं स्टेप में। सबसे पहले हम माइनस करेंगे शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ एस लिमिटेड मल्टीप्लाइड बाय मेजॉरिटी रेशियो। सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है? बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो शेयर कैपिटल सब्सिडरी कंपनी का है 3 लाख रुपीस। तो हम यहाँ पे लिखते हैं शेयर कैपिटल एस लिमिटेड का है 3 लाख और मेजॉरिटी रेशियो आ गया 100%। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई किए, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा अमाउंट आ गया 3 लाख। क्योंकि इसको डिडक्ट करना है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं ब्रैकेट में। उसके बाद डिडक्ट करना है यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट, जो स्टेप नंबर 3 में हमने कैलकुलेट किया है। कैपिटल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय मेजॉरिटी रेशियो। कैपिटल प्रॉफिट आया है 80,000, तो हमने यहां लिखा 80,000 मल्टीप्लाइड बाय मेजॉरिटी रेशियो इट इज 100%। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया 80,000 आया। 80,000 भी हमको क्या करना है? डिडक्ट करना है। यहाँ पे आपको याद रखना है प्रॉफिट है इसलिए माइनस हुआ, और अगर लॉस होता तो हम उसको प्लस करते हैं। फिर हम बोलते हैं अल्टीमेटली ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद एक फाइनल अमाउंट आएगा। यह हो सकता है वो पॉजिटिव में आए, हो सकता है वो नेगेटिव में आए। तो अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो हम उसको गुडविल बोलेंगे, और नेगेटिव में आ रहा है तो हम उसको कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। तो गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। गुडविल में अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो गुडविल हुआ, और नेगेटिव आता है तो कैपिटल रिजर्व। तो हमने यहां देखा टोटल नेगेटिव हो रहा है 3,80,000, पॉजिटिव है 4 लाख। तो हमारा आंसर पॉजिटिव बढ़ा इसलिए पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव कितना आ रहा है? 20,000। ये 20,000 हमारा पॉजिटिव है इसलिए हमारा क्या आ गया? हमने इसको लिखा गुडविल। तो हमारा गुडविल का अमाउंट कितना आ गया? 20,000। स्टेप नंबर 6 कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी रेशियो। माइनॉरिटी रेशियो का कैलकुलेशन हमको तभी करना है जब हमारा कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमको तभी कैलकुलेट करना है जब हमारा माइनॉरिटी रेशियो नील नहीं होगा। नील है तो ऑटोमेटिकली इसकी सारी वैल्यू क्या आ जाएगी? नील आ जाएगी। इसलिए हमको स्टेप नंबर 6 माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना नहीं है। स्टेप नंबर 7 दैट इज लास्ट स्टेप। उसके बाद हम जो मेन आंसर हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। स्टेप नंबर 7 दैट इज कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? तो आप देखेंगे होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इट इज ₹2 लाख। 2 लाख रुपीस बैलेंस शीट में दिया हुआ है। इससे हम ऐड करेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय मेजॉरिटी रेशियो। तो रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है? स्टेप नंबर 4 में इट इज नील। नील मल्टीप्लाइड बाय 100% इट इज नील। तो अमाउंट कितना आएगा? नील। इसको हमने टोटल किया इट इज
2 लाख रुपीज। ये हमारा स्टार्टिंग का क्वेश्चन है और ऑलरेडी आपने इसको बीकॉम आपके फाइनल ईयर में कर लिया है। मुझे ये अज्यूम है कि आपको बेसिक स्टेप आता होगा। ये बेसिक क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ। इसके बाद हम, क्योंकि एडवांस है तो हम यहाँ पे एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 चीजें होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट से ली है, बाकी सारी चीजें हम सब्सिडियरी कंपनी की बैलेंस शीट से लेंगे। पहला स्टेप नंबर 1, जब हम कैलकुलेट करते हैं मेजॉरिटी रेशियो, तो वहां पे जो हम नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड लेते हैं वो हम होल्डिंग कंपनी से लेते हैं। दूसरा, जब हम गुडविल या कैपिटल रिजर्व या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये दूसरा वैल्यू है जो हम होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट से लेते हैं। और तीसरा, जब हम कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं उसमें जो पीएनएल अकाउंट के अमाउंट जो लेते हैं हम वो होल्डिंग कंपनी से लेते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पूरे एडजस्टमेंट में सिर्फ 3 अमाउंट या 3 वैल्यूज ही होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट से आती है, बाकी सारा सब्सिडियरी कंपनी के बैलेंस शीट से आएगा, सब्सिडियरी कंपनी के इन्फॉर्मेशन से आएगा। और क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक स्टेप्स है, अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे एडवांस इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उसका एडवांस ट्रीटमेंट होते जाएगा, और वो एडवांस ट्रीटमेंट में आपको जैसे क्वेश्चन आते जाएगा वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। ये हमारा 7 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब 7 स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे अपना बैलेंस शीट, दैट इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेट करना है, इसका मतलब हमारे को होल्डिंग कंपनी या सब्सिडियरी कंपनी के बैलेंस शीट को मिला लेना है। जब मिलाना है तो उसके एसेट की वैल्यू को भी मिलाना है और उसकी लायबिलिटीज की वैल्यू को भी मिलाना है। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनता है होल्डिंग कंपनी का। अगेन सेम बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, दैट इज लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटी साइड से चालू करते हैं। सबसे पहला आइटम जो आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ है वो है शेयर कैपिटल। आपको याद रखना है यहाँ पे जो शेयर कैपिटल लेना है वो किसका लेना है, सिर्फ होल्डिंग कंपनी का ही लेना है। और होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है, 10 लाख रुपीज। तो हमने यहाँ लिखे शेयर कैपिटल, और ये याद रखना है कि शेयर कैपिटल जो लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल वो सिर्फ किसका लिखना है, होल्डिंग कंपनी का। तो होल्डिंग कंपनी का जो शेयर कैपिटल दैट इज एस लिमिटेड का शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है, 10 लाख। सेकेंड आइटम दैट इज रिजर्व दिया हुआ है। रिजर्व भी जो आपको लेना है वो किसका लेना है, होल्डिंग कंपनी का, क्योंकि सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट है हमारा कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। रिजर्व जो कि आपका गिवन है होल्डिंग कंपनी का, इट इज अमाउंट इट इज 8 लाख रुपीज। तीसरा आइटम एज पर सीक्वेंस गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह हमने यहाँ पे क्या बनाया है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट की अमाउंट यहाँ पे हम लिख लेंगे, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट की कितनी आ गई, अमाउंट आई है 2 लाख रुपीज। तो हमने यहाँ पे 2 लाख लिख लिया। फिर हम एडजस्टमेंट पे गए, तो एडजस्टमेंट पे याद रखना है आपको, अगर यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आता तो वो हमारा लायबिलिटी होता, लायबिलिटी साइड हम यहाँ पे लिखते। दूसरा, अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट आता तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट इट इज ऑल्सो अ लायबिलिटी, क्योंकि ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर की वैल्यू है उसको हमको देनी है। इस कारण से वो आपका कहाँ पे आएगा, होल्डिंग कंपनी के लायबिलिटी साइड आएगा। ना ही माइनॉरिटी इंटरेस्ट है ना ही कैपिटल रिजर्व है, तो हमारा यहाँ पे टोटल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आ गया 20 लाख रुपीज। अब हम एसेट साइड जाते हैं। एसेट साइड सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन करके स्टेप नंबर 5 में आया गुडविल। तो हमने यहाँ पे लिख लिया गुडविल। गुडविल इज अमाउंट इट इज 20,000, तो गुडविल लिख लिए। फिर अगर हम बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में सबसे पहला एसेट सन्ड्री एसेट गिवन है, तो हमने यहाँ लिखा सन्ड्री एसेट। सन्ड्री एसेट होल्डिंग कंपनी का गिवन है 16 लाख रुपीज और सब्सिडियरी कंपनी का गिवन है 3,80,000। तो दोनों को हमने क्या किया, प्लस कर दिया। तो ये है 16 लाख एच लिमिटेड का है और 3,80,000 एस लिमिटेड का है। दोनों को टोटल किए तो अमाउंट आ रहा है 19 लाख
80,000। अब सन्ड्री एसेट है तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट हो सकता है, बाइफर्केशन गिवन नहीं है। नेक्स्ट आइटम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है शेयर्स इन एस लिमिटेड एट कॉस्ट, और वो अमाउंट अपीयर कर रहा है होल्डिंग कंपनी के एसेट साइड में। आपको याद रखना है उसका हमने यूज किया और यूज करके हमने क्या निकाल लिया, गुडविल। तो अब यहाँ पे हम उसको यूज कर चुके इसलिए उसको लिखेंगे नहीं। उससे जो नेक्स्ट अमाउंट आया उसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे 20,000 गुडविल लिख दिया। तो ये सारा एडजस्टमेंट हो गया। सारा एडजस्टमेंट होने के बाद हम टोटल कर रहे हैं। हम ये देखा कि जो लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 10 लाख प्लस 8 लाख प्लस 2 लाख, दैट इज अमाउंटेड इज 20 लाख। और यहाँ पे 19,80,000 का सन्ड्री एसेट है, 20,000 का गुडविल है, दोनों को टोटल किए तो ये आ गया कितना, अगेन 20 लाख। हमारा जो कंसोलिडेटेड पीएनएल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है वो टैली हो गया। टैली हो गया इसका मतलब अगर आपने कुछ एरर ऑफ कमीशन नहीं किया होगा तो अल्टीमेटली आपका टैली होगा, और टैली होगा इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो एसेट साइड भी आ रहा है 20 लाख, लायबिलिटी साइड भी आ रहा है 20 लाख, तो हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया, इसका मतलब हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। आपको ये याद रखना है कि जो स्टेप हो सकता है आपने कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन किया होगा, मेरा ये यूनिफॉर्मिटी है कि मैं इसी स्टेप से आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट सॉल्व करवाऊंगा। आपको ये याद रहना चाहिए। तो आपको लेक्चर नंबर 2 अच्छे से आप पहले देख लो। कुछ डाउट है, मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसी स्टेप के थ्रू हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।